6 क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 7 में है। एक्सरसाइज हमारी चल रही 7.1 में। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जब तक इवेंट पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई लगाना, अगर लगेगा इवेंट पूरा हो गया तो ऐड लगाना। केसेस बनेंगे, अगर एक क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा तो ऐड करेंगे सारे केसेस। 6 है, कहते हैं ईच सेक्शन ऑफ क्लास +2 इन स्कूल हैज़ एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट इफ देयर आर 4 सेक्शन +2A +2B, 4 सेक्शन की उसने बात की गई है, +2D। ABCD 4 सेक्शन की उसने बात की गई है, जिसमें से A सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 40 दिए हुए हैं। ऑब्वियस है, उसने बोल रखा है सब में ही सेम है, तो हर एक में 40 होगी। वो कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इवेंट दिया हुआ है 4 क्लास या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे मॉनिटर होते थे पहले टाइम में, आज उनको नाम दे दिया गया है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। 4 चुनने आर सिलेक्टेड, 4 चुनने, एक नहीं चुनना पूरे +2 के लिए, 4 चुनने। कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है? 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, एक कंडीशन भी दी हुई है। चारों बच्चे +2A से नहीं आएंगे। 1 फ्रॉम ईच सेक्शन मतलब इसमें से एक, इसमें से भी एक, इसमें से एक, इसमें से एक। इवेंट पूरा तब होगा जब चारों के चारों बच्चे चुने जाएंगे। एक बच्चे चुनने से तो नहीं बात बनेगी, 4 बच्चे चुने जाएंगे तब इवेंट पूरा होगा। तो 40 बच्चे हैं, तुम खुद सोचो तुम्हारी क्लास में मॉनिटर किसी एक को चुनना है, एक को क्यों चुनना है लिखा हुआ है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ वेज दैट मॉनिटर या क्लास या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम सेक्शन ए में से। अब सेक्शन फर्स्ट जो था +2 का, उसमें से मुझे एक बच्चे को चुनना है, या स्कूल में आप देखते होंगे कोई एक मॉनिटर खड़ा होता होगा, तो वो कोई पर्टिकुलर है, मेरा मतलब पहले से डिसाइड होता है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ वेज दैट क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो 40 में से कौन सा चुनूंगा? पहला बच्चा भी चुन सकता हूँ, दूसरा भी, तीसरा भी, 13th भी और 29 भी, 40th बच्चा भी। 40 बच्चे बैठे हैं क्लास में, किसी भी एक को चुनूंगा। तो कितने वे से चुनूंगा? 40 तरीके हैं इसको चुनने के। एक तरीका नहीं चुनना, एक है, बच्चे 40 हैं तो तरीके कितने हो गए? 40। जैसे 3 बच्चे हैं, समझ लो ABC, मुझे एक बच्चे को चुनना है, एक बच्चे को चुनना है। तो आपसे अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो बोलो कौन सा बच्चा चुनूं, आप बोलोगे ये चुनो। मैंने दूसरे से पूछा, वो भी कहता है ये चुनो। तीसरे पूछा, वो भी कहता है ये चुनो। चौथे बच्चे से पूछा, वो कहता है B चुनो। तो अगले बच्चे से पूछा C चुनो। तो मेरे पास चुनने की चॉइस कितनी है? 3। या तो मैं A चुन रहा हूँ या B या C। तो मेरे पास चॉइस कितनी है? 40 तरीके हैं। ऐसी नंबर ऑफ वेज हैं। सेक्शन B से चुनने के भी 40 तरीके हैं, C से चुनने के भी 40 तरीके हैं, D से भी चुनने के 40 तरीके हैं। टोटल वेज देखो कितने होंगे। इवेंट पूरा कब होगा? जब चारों बच्चे चुने जाएंगे। 40 वेज से नंबर ऑफ वेज दैट क्लास सेक्शन A का चुना गया है। सेक्शन A का जब मैंने चुना 40 बच्चों से, मेरा इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ। इवेंट पूरा तब होगा, ये पढ़ लो चाहे, जब 4 बच्चे चुनूंगा। येट टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट होना बाकी था। तो अगले को भी चुनने के 40, अगले को भी 40, तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। यही तो बस एक रह जाता है कि प्लस लगाने के मल्टीप्लाई, तब वो बच्चे सोचेंगे। इवेंट आपको लगता है पूरा हो गया है। अगर आपने सेक्शन ए में से एक बच्चा, नंबर ऑफ वेज दैट क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया है सेक्शन ए में से, तो क्या आपका इवेंट पूरा हो गया? नहीं। इवेंट पूरा कब होगा? जब 4 बच्चे चुनोगे। 1 फ्रॉम सेक्शन ए, 1 फ्रॉम सेक्शन बी, 1 फ्रॉम सेक्शन सी, 1 फ्रॉम सेक्शन डी, 1 फ्रॉम ई सेक्शन। इसलिए मल्टीप्लाई करना है। 8 देयर आर 6 MCQ दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, कितने आंसर्स के पॉसिबल हो सकते हैं। 6 MCQ क्वेश्चन है, पहले 3 में हाउ मेनी कहता है सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल, इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस एंड नेक्स्ट 3 है 5 चॉइसेस, 8 है, तो कहता है टोटल 6 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले 3 की 4 ऑप्शन है, उसमें चारों ऑप्शन के अलावा नहीं जा सकता। अगले में एक ऑप्शन बढ़ गई है, 5 ऑप्शन, अगले 3 में 5 ऑप्शन। पहले 3 में 4 ऑप्शन है। इवेंट क्या है, कितने पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल होंगे। इवेंट क्या है, लिखा हुआ है, पढ़ लो। कहता है हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी, इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूं। मान लो कोई भी 6 क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लो, 6 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। मान लो मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, ये बच्चों को दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इसका आंसर 6 है, मुझे पता है, -1 है, पता है, 5 है, 1.5 है, 10 है, 0 है। अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऑब्वियसली मैं सब में 6 तो लिखने से रहा, ये तो आपकी भी समझ है। चाहे भले ही पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ था, उसका आंसर 6 था, तो किसी एक में 6 लिखूंगा, बाकियों में कुछ रॉन्ग लिखूंगा या नन लिखूंगा, या फिर 1, 2, 5 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। दूसरे का आंसर -1 है, किसी एक में -1 लिख दूंगा, फिर 1, 2, 0 लिख दूंगा। तीसरे का आंसर 5 है, 5 भी किसी एक खाने में लिखूंगा, बाकी 3 फ्री छोड़ूंगा। सोचो जरा, कहीं भी लिख सकता हूँ। तो डैश का मतलब कुछ भी हो रहा, नंबर डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, कह रहा हूँ, पर 6 जरूर कहीं ना कहीं डालूंगा। -1 किसी एक में रख दिया, 0 रख दिया, 5 रख दिया, 4 रख दिया, 1, अगर समझ रहे हो तो। अगले में आंसर 1.5 है, किसी में 1.5 रखूंगा, सब में थोड़ा रख दूंगा, 2, 1, 3, 5। अगले का आंसर 10 है, 10, 11, 100, 1, 2। अगले का आंसर 0 है, 0 यहाँ रख दिया। तो इसकी आंसर की क्या होगी, बताओगे इसकी आंसर की कोई बच्चा? इस वाले क्वेश्चन पेपर की आंसर की क्या होगी? जब मुझे कंप्यूटर में डाल के या किसी पर्सन से चेक कराना, तो मैं उसको आंसर की क्या दूंगा? फर्स्ट का कौन सा पार्ट ठीक है बताओ जरा? 4। सेकंड का? थर्ड का? फर्स्ट। फोर्थ का? फर्स्ट। फिफ्थ का? फिफ्थ। सिक्स्थ का? फर्स्ट। ये आंसर की बन गई। तो सिर्फ एक ही आंसर की बन सकती है ना इसकी जो है इन क्वेश्चन 6 क्वेश्चनों की सिर्फ एक ही आंसर की बन सकती है। मेरे कहने का मतलब क्या मैं 6 यहां डाल सकता था तो क्या भी आंसर की काम कर जाती? अब आंसर की क्या होती बताओ? फर्स्ट का कौन सा होता? सेकंड का? एक अलग आंसर की बन गई। समझ ही नहीं रहे। अगर मैं बाई चांस इसका भी आंसर चेंज कर देता, इसका भी आंसर चेंज कर देता, इसका भी आंसर चेंज कर देता, तो एक अलग आंसर की बन जाती। तो पूछा ऐसी कितनी आंसर की बन सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका आंसर है 6 मान लो, वो मैं पहली प्लेस पे भी रख सकता हूँ, या दूसरी प्लेस पे भी रख सकता हूँ, या तीसरी पे या चौथी पे। तो किस प्लेस पे रखूंगा वो तो डिपेंड करेगा। जिस प्लेस पे रखोगे वो आंसर की चेंज होती जाएंगे। सोचिए तो नंबर ऑफ वेज दैट फर्स्ट MCQ, नंबर ऑफ वेज दैट जो आंसर्स होगा, अगर एक भी आंसर चेंज हो जाए
तो की तो अलग बनानी पड़ेगी मुझे। यही आंसर की चेप के थोड़ा दे दूंगा एग्जामिनर को, ये दूसरी आंसर की होगी। फिर एक ये भी बनेगा, फर्स्ट का क्या आंसर आ जाए सेकंड, सेकंड का क्या आ जाए सेकंड, थर्ड का क्या आ जाए फर्स्ट, फोर्थ का क्या आ जाए फर्स्ट, फिफ्थ का डाल तो सकता हूँ ऐसे। ऐसे में कितनी आंसर की बना सकता हूँ सोचो, तो वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज दैट आंसर कैन बी फिल्ड इन वन ऑफ द number of ways that answer can be arranged in first question। पहले क्वेश्चन में जो मुझे आंसर अरेंज करना है वो मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, ये सोचो। कहता है वो आंसर मैं 6 जो था, जो भी क्वेश्चन होगा मैं वो यहाँ भी रख सकता हूँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। तो फिर इसका मतलब उसको अरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे, 4 वेज। नंबर ऑफ वेज दैट आंसर कैन बी अरेंज्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में जो था वो मुझे आंसर अरेंज करना, तो कितने वे से करूंगा, 4 वे से। अब मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर अरेंज कर दिया मान लो, बाकियों का अरेंज ही नहीं करता हूं, तो क्या मेरा आंसर की बन जाएगी? सोचो आंसर की कब बनेगी, जब सबका मैं क्या दूंगा आपको, तभी तो आप चेक कर सकोगे या कंप्यूटर चेक करेगा। तो इसका मतलब इवेंट पूरा नहीं हुआ। नंबर ऑफ वेज दैट सेकंड क्वेश्चन का कैसे कितने में से अरेंज करूंगा, नंबर ऑफ वेज दैट थर्ड क्वेश्चन का कितने में से अरेंज करूंगा, नंबर ऑफ वेज दैट फोर्थ क्वेश्चन कितने में से अरेंज करूंगा, नंबर ऑफ वेज दैट फिफ्थ क्वेश्चन कितने में से अरेंज करूंगा, नंबर ऑफ वेज दैट सिक्स्थ क्वेश्चन कितने में से अरेंज करूंगा। और इवेंट पूरा कब होगा, जब सारे आंसर क्या मैं लिख के कंप्यूटर में डाल दूंगा। तो पहले को बने के लिए 4, अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। अगर आपको लगता है तो एक गलत बात है। इवेंट इज येट टू 4 into 4 into 5 into 5 into आंसर निकाल 9th है। इसने टोटल ये वेज पूछे थे आंसर की, एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ऐसे कितने तरीके बना सकता हूँ, इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा। कितना दिया बुक ने आंसर, 8000। तो 8000 की बन सकती है इसकी। 8000 तरीकों से मैं इसके आंसर कंप्यूटर में डाल सकता हूँ, आगे पीछे करके। सही वाला आंसर कोई एक, बाकी 3 क्या होंगे गलत। इसमें सही वाला एक, बाकी 4 क्या होंगे गलत। तो ऐसे करूँगा। ये आंसर की क्या असली में 9 है। वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट, चाहे उसका कोई मीनिंग हो दुनिया में चाहे ना, विद और विदाउट मीनिंग है, कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। 3 डिस्टिंक्ट, इवेंट क्या कह रहा है, 3 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, चाहे कोई मीनिंग हो ना हो। कंडीशन क्या दी है, तीनों लेटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। पढ़ लो, चाहे 3 डिस्टिंक्ट लेटर होने चाहिए, 3 लेटर वर्ड बनाना है विद और, चाहे उसका कोई डिक्शनरी में मीनिंग हो चाहे ना हो। कंडीशन दी हुई है। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, सारे लेटर क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। जो एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। अब इसमें ये तो बताया नहीं, जैसे कल वाले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन बताया था पहले 10 अल्फाबेट यूज करने, इसमें ये तो बताया नहीं नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने यूज कर रहे हैं। तो फिर कोई कितने भी यूज कर दो, नंबर ऑफ अल्फाबेट टू बी यूज्ड कितने, ये तो कहीं लिखा ही नहीं। कितने अल्फाबेट यूज करोगे, ये तो कहीं भी लिखा नहीं। तो अब मैं ए यूज कर सकता हूँ, हाँ मना भी मुझे कौन करेगा, कि होता तो अल्फाबेट ही है। जब यहाँ दिया ही नहीं हुआ डैश डैश डैश, कितने यूज करने क्वेश्चन मांगे, तो मैं कितने यूज करूंगा सोचो। यहाँ पता नहीं, ये नहीं लिख दूंगा, पता नहीं। तो मैं ए भी यूज कर सकता हूँ, बी भी कर सकता हूँ, एक्स भी कर सकता हूँ, पी भी कर सकता हूँ, कोई भी यूज कर लूंगा जब दिया ही नहीं।
तो मैं जेड क्यों नहीं यूज करूंगा? उसने बोला है 3 लेटर वर्ड बनाना है, पर लेटर तो दिए नहीं हुए, नंबर ऑफ लेटर्स तो दिए नहीं हुए, तो मैंने कितने यूज करने हैं? 26 में से कोई भी। तो पहले लेटर को डालने के लिए कितने वेज हो गए? सोचो जरा, 26, पर इवेंट पूरा नहीं हुआ। अगले को डालने के लिए, क्योंकि लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। आंसर एक 18 तो 20 भी करा दो, फिर मैं डिजिट्स वाले कराता हूँ। 18 वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड बनाना है, इवेंट दिया हुआ है 4 लेटर वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग बोल दिया, चाहे उसको कोई मीनिंग हो चाहे ना हो। कहां से बनाना है? गिवन लेटर, उसने बोला है विद और विदाउट मीनिंग, which can be found out of the letter of the word by using, जो लेटर्स यूज करोगे ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड के यूज करोगे? रोज वर्ड के लेटर यूज करोगे। When the repetition of letter is not allowed, मतलब रिपीटिशन क्या है? अलाउड नहीं है। जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कंडीशन दी हुई है बाय यूजिंग, कितने लेटर यूज करने? कंडीशन ये बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड रोज एंड विदाउट रिपीटिशन बोला हुआ है, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। सॉल्यूशन, गिवन लेटर्स आर ROSE और लेटर वर्ड कितने बनाने हैं? 4 बोला हुआ। इवेंट पूरा तभी होगा जब 4 लेटर वर्ड बनेंगे। पहले को डालने के 4 वेज हैं। इनटू इवेंट इज येट टू कंप्लीट। लेटर 2 को डालने के लिए कितने वेज हैं? 3। लेटर 3 को 2, लेटर 4 को 1, 24 वेज बन गए। ट्वेंटियथ 5 person entered the lift cabin on the ground floor of 8th floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the 5 person can leave the cabin. कहता है इवेंट दिया हुआ है इसमें 20th में, each of 5 person can leave the cabin. Can leave the cabin. फिर कंडीशन दी हुई है एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स, एट एनी वन ऑफ 7 फ्लोर्स। इस क्वेश्चन में जो बात कह रहा है वो 8 फ्लोर हाउस जरूर कह रहा है, पर उसने ग्राउंड फ्लोर को एक फर्स्ट फ्लोर का नाम भी दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ो, टोटल 8 फ्लोर नहीं, देखो लिखा भी उसने 7 फ्लोर। तो जो लिफ्ट कैबिन है ये है आपके पास ग्राउंड फ्लोर,
दोनों बात का जिक्र किया गया है। किसी को उसने फर्स्ट फ्लोर मानना है, जबकि ग्राउंड फर्स्ट हम अलग अलग मानते हैं। बुक ने मेंशन किया हुआ है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ। फर्स्ट फ्लोर इसका ग्राउंड फ्लोर है, पढ़ लो चाहिए। 5 person enter in the lift cabin on the ground floor। उसने कहा 5 बंदे लिफ्ट में चढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। 1 2 3 4 5 5 बंदे लिफ्ट में चले ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने इतना ही पढ़ा अभी तक। तो कहता है आपके पास सपोज ईच ऑफ देम, हर कोई लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली। मतलब ये 5 जो बंदे चढ़े वो एक परिवार के नहीं है कि मतलब एक ही फ्लोर पे जाके उतर जाएंगे। ऑफिस में जा रहे हैं, मान लो ये ऑफिस बिल्डिंग है, किसी को 3rd फ्लोर पे काम है, किसी को 8th फ्लोर पे काम है, किसी को 6th फ्लोर पे काम है, ऐसे बोला गया। आगे लिखा हुआ है, पढ़ो अब लाइन पढ़ना जरा। वो कह रहा है ईच ऑफ देम कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली। ये पांचों के पांचों इंडिपेंडेंट है, ये नहीं भाई बहन या मदर फादर है जो एक ही फ्लोर पे उतरेंगे, ऐसा नहीं उसने कहा हुआ। अब अगली लाइन को पढ़ा जाए तो एट each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first। इसका क्या मतलब हो, किसी भी फ्लोर पे उतरेंगे पर स्टार्ट किससे हो रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर से ही ग्राउंड फ्लोर बोला हुआ है। फर्स्ट फ्लोर को ही क्या बोला हुआ है आप लोगों ने, ग्राउंड फ्लोर बोला हुआ है। तो ये है कि ग्राउंड फ्लोर ही क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर। क्या क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो फर्स्ट फ्लोर होगा। तो अब वो क्या कहता है, एड लिखा भी है एनी वन ऑफ द 7th फ्लोर। ऑब्वियस सी बात है 7th फ्लोर क्यों बोल रहा है वो, मान लो पर्सन 1 2 3 4 5 जब भी आप भी लिफ्ट के अंदर चलते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ोगे और यहीं थोड़ा उतर जाओगे। मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े हो और वहीं उतर जाओगे, मजे लेने के लिए थोड़ा लिफ्ट में जाना है। लिफ्ट को यूज करोगे तो ये थोड़ा अंदर चलो, अंदर देखा अंदर क्या है, नहीं। तो आप किस फ्लोर पे उतरोगे, तो 2nd फ्लोर पे उतरोगे, या 3rd पे, या 4th या 5th या 6th या 7th या 8th। तो फ्लोर कितने रह गए, सोचो, एक फ्लोर। अब ये एक फ्लोर उतरने के लिए गिनती में दूसरा फ्लोर, उतरने के लिए पहला फ्लोर। क्यों, यहाँ चढ़े फर्स्ट फ्लोर में, थोड़ा ग्राउंड फ्लोर में चढ़ रहा हूँ तो ग्राउंड में थोड़ा उतर जाऊंगा, या तो मैं किस में उतरूंगा, 2nd फ्लोर पे या 3rd पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसने 7 फ्लोर लिखा है। अब कंडीशन दी हुई है, पढ़ लो चाहे। तो पहला केस कर रहा हूँ, सोचो जरा, नंबर ऑफ वेज। अब वो क्या करे, एट वन ऑफ द 7th फ्लोर, एट एनी वन ऑफ द 7th फ्लोर, 7 में से किसी भी फ्लोर पे उतर देगा। तो नंबर ऑफ वेज दैट, कितने नंबर ऑफ वेज हैं दैट, फर्स्ट पर्सन जो होगा, पहला पर्सन, कैन लीव द लिफ्ट केबिन। पहला पर्सन कितने में उतरेगा, पहले में उतरेगा नहीं, तो उसको उतरने के लिए कितने वेज है, सोचो जरा, 7 वेज। सेकेंड पर्सन कैन लीव द केबिन 6 वेज से। गलत, उसने ये कब बोला कि जिस पे पहला पर्सन उतरेगा उस पे दूसरा नहीं उतर सकता। उसने क्या बोला हुआ है, एट एनी वन ऑफ द, 7 में से किसी भी फ्लोर पे उतर जाएगा। 7 में से पहले पे भी उतर सकता है या फिर 7वें पे भी, मतलब दूसरे पे भी उतर सकता है, या फिर तो जैसे मान लो इस बंदे को यहाँ काम था, अब इसको क्या पता कौन से ऑफिस में काम है, तो ये भी यहाँ उतर सकता था। तो इसको भी उतरने के लिए कितने वेज लेंगे, सोचो। ऐसे ही 3rd पर्सन को उतरने के लिए भी कितने वेज लेंगे, 4th पर्सन को उतरने के लिए कितने वेज लेंगे, 5th को, 6th को,
और 5 बंदे हैं, चलो 5 टोटल वेज गिन। कितने आएंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 की पावर ऐसे। अब दूसरी कंडीशन को करो, सेकंड पार्ट करो। बोला हुआ है कि पहली कंडीशन दी थी एट एनी वन ऑफ द फ्लोर, तो 6 नहीं आएगा, अगले में मैंने काट दिया। अब आएगा एट डिफरेंट फ्लोर का मतलब क्या हुआ, जिस फ्लोर पे एक उतर गया दूसरा नहीं उतरेगा। तो नंबर ऑफ वेज दैट फर्स्ट पर्सन कैन लीव द लिफ्ट केबिन 7, पर सेकंड पर्सन अब 7 नहीं रहेगा। थर्ड पर्सन को अरेंज करने के लिए 5, 4 और अगले को उतरने के लिए 3। कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट ही ग्राउंड फ्लोर है, बाकी आप पढ़ लो, बुक में मेंशन किया है, ना मैंने लिखा है ना किसी ने। टोटल वेज देख लो 7, 6, 5, 4, 3। इसमें जो मेंशन है वो क्वेश्चन था, डिजिट प्रॉब्लम्स। लेटर्स होते हैं 26, डिजिट होते हैं 10। डिजिट किसको बोलते हैं? सिंगल डिजिट को। 1, 2, 5। 15 इज नॉट अ डिजिट नंबर। 1, 5 2 डिजिट से बना हुआ नंबर कहलाता है। तो अब हमारे पास जो है वो डिजिट प्रॉब्लम्स हैं। अब जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो डिजिट्स प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिजिट की प्रॉब्लम्स होती हैं। डिजिट प्रॉब्लम्स टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 0 मिला के 10 डिजिट। नोट है, बिफोर सॉल्विंग द डिजिट्स प्रॉब्लम, in order to solve digit problems, we follow following steps. We follow following steps. First of all, we fulfill the condition. Step 1. First of all, we fulfill the condition if given in question. Obviously बात, ना given होगी तो स्टेप 2 पे चला जाएगा। हर क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, मैंने ये नहीं कहा। जिस क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी तो पहली प्रेफरेंस जो है वो कंडीशन को मिलेगी। कंडीशन से हमारा क्या मतलब बताओ? अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई होगी तो सबसे पहले कंडीशन को भरना, नहीं तो वेज गलत हो सकते हैं। कैसे बताओ?
कंडीशन गिवन होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो अंडरस्टूड है, हर क्वेश्चन में दी होगी ये बात कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखो आप उसको कैसे रखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिल द कंडीशन लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो इफ गिवन। इससे आपकी बात भी रखी जाएगी और बुक वाले की भी, इफ गिवन, अगर गिवन हो। कंडीशन से हमारा क्या मतलब है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर तो सिंपल होता है, जो मर्जी बनाओ, पर 3 डिजिट इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमें ये ध्यान रखना है कि मैं 3 डिजिट 123 नहीं बना सकता, अब 132 बना सकता। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना। एग्जाम्पल है 7 एट यूनिट प्लेस पे आएगा, कोई भी नंबर दे देगा। नंबर 5 इज एट यूनिट 10 100 प्लेस, किसी प्लेस पे देगा। अब आप नंबर 5 इज एट यूनिट प्लेस पे, तो अब 512 नहीं चल सकता, 152 नंबर नहीं चल सकता, पर 125 चल जाएगा अगर 3 डिजिट की बात करें। तो अब कंडीशन है तो सबसे पहले मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये कंडीशन क्या है, इवन, ऑड, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4, या फिर नंबर 5 एट यूनिट प्लेस, नंबर 3 एट टेंस प्लेस, कुछ भी होगा वो क्वेश्चन बताएगा, मैं कैसे बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो ये स्टेप नहीं लगेगा। स्टेप क्यों लगाओगे, स्टेप 2 है। सेकंड, प्रेफरेंस गिवन टू रिस्क। रिस्क में किसको बोलता हूं कि जीरो कैन नेवर, कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अ नंबर कैन नेवर बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अ नंबर कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एंड तो हो सकता है पर जीरो से, रिस्क है भाई। जब क्वेश्चन में जीरो दिया हो तो दिक्कत आती है। मेरा मतलब अगर गिवन डिजिट्स जो दे रखे होंगे, सोचना उसमें जीरो दिया ही नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल 3 डिजिट नंबर बनाओ बाय यूजिंग 2 3 4 5। 3 डिजिट नंबर बनाओ बाय यूजिंग 0 1 2 3 4। तो दोनों में फर्क है। क्या मतलब, इसमें 3 डिजिट नंबर बनाना है D1 D2 D3, तो इसको मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसको बनने के 4 वेज, अगर विदाउट रिपीटिशन लिखता हूँ तो दोनों में विदाउट रिपीटिशन डाल दूँ तो इसको बनने के कितने वेज है, मान लो इसको बनने के 4 लिखिए, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, 4 वेज हैं। अगले को बनने के लिए कितने वेज आएंगे, 3। अगले को बनने के कितने वेज आएंगे, 2। सोचना। पर अगर मैं इसको करूं तो मैं फ्री नहीं फील कर रहा हूं। क्यों, क्या मैं इसको बने के 4 वेज डाल सकता हूं, सोचना है। क्या यहाँ 4 वेज डाल दूंगा, क्यों नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, क्योंकि 120 3 डिजिट्स, 102 भी 3 डिजिट, पर 012 इज, तो नंबर 0 से थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा। इसको बने कितने वेज रह जाएंगे, तो इसलिए कहा रिस्क को थोड़ा ध्यान रखना, 0 आने पे थोड़ा रुक के करना, 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये 2 स्टेप है। कंडीशन दियो तो कंडीशन, फिर इस 0 का कोई लेना देना नहीं, फिर 0 का कोई लेना देना नहीं। कंडीशन है तो पहले कंडीशन, मतलब अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको करूंगा 3 वेज से, सोचो, फिर अगले को भी 3 वेज से, फिर अगले को भी 3, अगर आप समझो 3 × 3 × 2 ऐसे करूंगा। सोचो, अपना दिमाग लगा के देखो, विदाउट रिपीटिशन। पहले को कितने वेज से भरूंगा बताओ, 4 से। 4 में से कौन सा नंबर डाल दूं, मान लो 3 डाल दिया, फिर अगले को बनने के लिए कितने तरीके होंगे, 2 डाल दिया, फिर अगले को बनने के लिए, तो इसमें पहले में क्या नहीं डाल सकता बताओ, तो 4 वेज नहीं है। इसको बनने के कितने तरीके होंगे बताओगे, 3। कौन से, मान लो 3 डाल दिया, अब अगले को बनने के लिए कितने तरीके आएंगे, 3 यार, क्यों 0 भी तो डाल सकता हूँ, 0 1 2 कोई भी डाल दो, 3 वेज आएंगे बेटा, 0 भी डाल सकते हो, 0 बीच में आ सकता। अगले को बनने के लिए तो तू ना कर रहा था बताओ, आ गया 3 3 ऐसे। तो ये बात ध्यान रखना।
सबसे पहले कंडीशन फिर रिस्क, दोनों दिया हो तो कंडीशन भी दिया तो रिस्क भी दिया तो पहले कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल, अब दोनों दिया हो तो देखिए 3 डिजिट इवन नंबर विदाउट, अब जगह कम है ये रब करना पड़ेगा, विदाउट रिपीटिशन by using by using 0 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन। 3 डिजिट नंबर बनाना है इवन, होना इवन चाहिए। तो वैसे तो इसमें कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है, इवन नंबर, और दूसरी बात रिस्क भी है, क्या 0 इज वन ऑफ द गिवन डिजिट। जीरो से कहीं स्टार्ट मत ना हो जाए, दोनों बातें हैं। अब अगर मैं इस ऑर्डर को इग्नोर करूं कि पहले कंडीशन पे रिस्क को इग्नोर करूं, उल्टा कर दूं ऑर्डर को, मेरा मतलब मैं दो तरीकों से आपको भर रहा हूँ, आप खुद जज कर लो क्या ठीक है क्या गलत है। पहला मेथड है उल्टा कर रहा हूँ, क्या पहले मैं क्या भरूंगा, स्टेप 1 रिस्क, उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा ये पहले रिस्क भर रहा हूँ, स्टेप 1 रिस्क, फिर स्टेप 2 क्या भरूंगा, कंडीशन, जबकि ये गलत आएगा। मेथड वैसे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से दिख देगा। स्टेप 1 क्या होना चाहिए, पहले कंडीशन भरो, फिर स्टेप 2 भरना रिस्क। फिर भी बता रहा हूँ आपके दिमाग में गलती क्या होती है वो भी बता रहा हूँ, कहीं दिमाग में ये ना रहे रटा रटाया रहे और पता ना चले गलती क्या है। तो मुझे बनाना क्या था, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना था। तो D1 D2 D3 मैंने पहले ध्यान दिया रिस्क के ऊपर, पहला ध्यान किस पे दिया हुआ है, रिस्क के ऊपर दिया हुआ है। रिस्क के ऊपर, रिस्क का मतलब क्या है, जो गिवन डिजिट दिए हुए कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5, मैं यहाँ क्या नहीं भर सकता, 0 नहीं भर सकता। पहले मैं रिस्क को बनाऊं, रिस्क क्या होता है बताओ, रिस्क क्या बताओ, स्टार्ट फ्रॉम, तो 0 से कहीं स्टार्ट तो नहीं हो रहा, तो रिस्क होता है। तो मैं पहले इसको कवर कर रहा हूँ, तो इसको करने के कितने तरीके होंगे बताओगे, 5 वेज। उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो, 1 2 3 4 5 वेज। मान लो मैंने 2 डाल दिया या 1 डाल दिया या 3 डाल दिया, वो मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। तो इसको बनने के मेरे पास कितने वेज हैं, 5 वेज। अगला इनटू, फिर मान लो कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोच लो, इसको D2 को डालने के लिए कितने वेज होंगे सोचो, विदाउट रिपीटिशन है तो ऑब्वियस ही बात है, अगले को डालने के लिए कितने तरीके होंगे, 5, क्योंकि इसमें 0 भी आ सकता होगा, इनटू अगले को डालने के लिए 4। अब यहाँ एक बच्चा 4, एक बच्चा 1, एक बच्चा 3 बोल रहा है, 4, एक बच्चा 4 वेज बोल रहा है। कौन से 4 तरीके तू बोल रहा है बेटे, जो बच्चा 4 बोल रहा है, कौन से 4 तरीके। मान लो मैंने यहाँ पे 1 भर दिया, यहाँ पे मैंने 2 भर दिया या 0 भर दिया, तो 5 वेज तुमने दिए थे, 0 भर दिया, तो 1 भी खत्म हो गया और 0 भी, दोनों खत्म हो गए। अब D3 को बनने के 4 तरीके, 1 2 3 4, ये 4 तरीके रहेंगे। कैसे 4 तरीके रहेंगे, अगर मैंने 3 भर दिया तो इवन थोड़ा ना बना, ऑड बन गया 103 नंबर। ये मुझे ये भी तो देखना है, मुझे क्या बनाना है, तो सोच उस सोच से भी तो बनाना है। बताओ कितने वेज रहेंगे D3 को बनने के, ये बताओ। इधर इसी को चला रहा हूँ, अपने अलग अलग व्यूज दो, D1 D2 D3। एक बच्चा क्या है, इसको 5, इसको भी 5, इसको एक बच्चा 3, कोई बच्चा 2 बच्चा, बताओ। अब वही तो कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला है, एक बच्चा बोल रहा है 5, इसको भी 5, इसको 2, और भी कोई आंसर देना चाहता है बोलो। डिपेंड करता है पहले 2 से कौन से, फिर तो 3 भी 3 में से आ जाएगा।
डिपेंड करते हैं कि पहले दो कौन से भर रहे हो। ये कैसे डिपेंड करेंगे, ये तो फ्री है, 5 वेज हैं। 5 वेज का मतलब 5 में से जो मेरा मन होगा मैं भरूंगा, जो आपका मन होगा आप भरोगे। तो इसका मतलब समझे हो कि अगर मैं यहाँ से भरना शुरू कर रहा हूँ 5 वे से, इसको भी 5 से, तो यहाँ मेरे को मैं नंबर भरने में नहीं भर सकता। क्या मतलब, कोई 2 सोच रहा है, कोई 3 सोच रहा है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है पहले 2 नंबर कौन से भर रहा हूँ। तो इसका मतलब इससे मेरा आंसर नहीं निकल सकता। किसी का कुछ निकलेगा आंसर, किसी का कुछ निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 वेज हैं, तो मैंने मान लो 1 डाल दिया, तो मेरा 1 खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास नंबर थे 0 1 2 3 4 5, 1 खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, 3 भी खत्म हो गया। अब इसको भरने के लिए 3 वेज थे, कौन कौन से, तो 0 भर देता, या 2 या 4, तो मुझे इवन नंबर सोचना था, इसलिए वो बच्चा ये सोच रहा था। अब अगर जिस बच्चे ने 1 और 3 भरा उसका आंसर आएगा 25 3 75। पर दुनिया का हर बच्चा क्या पहले 1 ही भरेगा? नहीं, 0 1 2 3 4 5, बताओ पहला क्या भर सकता है, बताओ 1। अगला क्या भर सकता है, बताओ 2, भर सकता है 2। तो 1 भी खत्म, 2 भी खत्म। अब बताओ इसको भरने के कितने वेज रहेंगे? कौन कौन से 2 वेज? 0 और, तो उसका आंसर कितना बनेगा बताओ? इसी क्वेश्चन का एक बच्चे का आंसर 75 है, एक का 50 है। अब मान लो एक बच्चा और होता, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे D1 D2 D3 भरना है। मैंने कहा D1 को भरने के लिए कितने वेज है, मैंने कहा 5। तो कहेगा सर मैं 2 भर दूं, मैंने कहा भर दे भाई 2। अगले को भरने के लिए कितने वेज है बताओ, 5। कहता 0 भर दूं, मैंने कहा भर दे भाई। अब बताओ कितने वेज रहेंगे? अब एक वेज क्यों बोल रहे हो, क्या रहेगा भरने का? 4। तो कितने वेज आ गए? तो उसी क्वेश्चन का आंसर एक 25 है, एक 50 है, एक 75 है। तो ये बोला कि पहले रिस्क उठाओगे तो रिस्क ही रह जाएगा क्वेश्चन, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा। इसीलिए मेथड गलत है, आपने खुद देख लो। इसीलिए मैंने आपको कराया, जो समझेगा बात कि मैंने क्या बताया कि पहला स्टेप मैंने क्या लगाया, पहले मैंने रिस्क को कवर किया 0 ना आए। दूसरा स्टेप मैंने क्या लगाया, पर मैं कहता हूँ ये गलत है। सबसे पहले क्या भरनी है, अब मैं कंडीशन भरूंगा, फिर भरूंगा रिस्क, फिर बीच का, फिर आप बोलना कि क्या मेरा आंसर जो भी निकलेगा, जैसे तुमने आंसर निकाला 75, तो मैंने निकाला एक बच्चे का 50 भी आ रहा है, तो 3 आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन के, तो क्या मेरे भी 3 आएंगे? देखते हैं D1 D2 D3। सबसे पहला स्टेप क्या भरना है, कंडीशन ये होती है। क्यों, क्या है कंडीशन बताओगे? इवन नंबर कब आता है दुनिया में, पता ही होता है, जब D3 क्या होगा, इवन होगा। तो बताओ इसको भरने के लिए कितने तरीके हैं? 0 2 4, 3 वेज इसको भरने के लिए। ये मेरा स्टेप 1 होता है। सबसे पहले मैं कंडीशन भर गया, फिर मैं D2 को नहीं भरूंगा, फिर मैं भरूंगा रिस्क को, मैं इस पे आ जाऊंगा। ये मेरा क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 को मैं क्या भरूंगा बताओगे? रिस्क। इसमें क्या नहीं भर सकता सोचो, अगर मैं यहाँ 0 भर दूं तो काम खराब हो जाएगा। या तो क्या भरूंगा, 2 या 1 या 2 या 3 या, पर क्या नहीं भर सकता सोचो, या। तो इसको भरने के लिए कितने तरीके रह गए बताओगे? 3 थोड़ा देंगे। तीन तरीके थोड़ा देंगे, 2 कैसे रह जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्यों, आपने मान लो 0 डाल दिया, तो यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो मेरा मतलब क्या बनेगा, केस 1 इफ D3, 2 केस बनेंगे सोचना। D3 इज क्या आ जाए, 0। अगर D3 को मैं 0 भर दूं, सिर्फ 0, तो इसको भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके रह जाएंगे सोचना। D1 D2 D3 0, इसको भरने कितने तरीके आएंगे, 5। और इसको भरने के लिए 5 के 4 वेज। क्यों, देख लो आप, 0 1 2 3 4 5 तक थे, तो पहले को भर दिया मैंने 0 से, तो इसको भरने के लिए तरीके रहेंगे 1 2 3 4 5, कोई एक नंबर यहाँ भर दो। बाकी को भरने के लिए कितने तरीके रहेंगे, 20 वेज बनेंगे। कब, जब 0 यहाँ होगा। एक केस और बनेगा इसमें, क्या वाला, D1
D2 D3 जीरो छोड़ के कोई भी भर लो, 2 या 4, इसको भरने के कितने वेज होंगे बेटा? 2 वेज। अब इसको क्या नहीं भर सकता? सोचो, जीरो नहीं भर सकता, तो इसको भरने के कितने वेज होंगे? 4, और इसको भरने के लिए कितने वेज होंगे? सोचना, 16 गुना 32, तो टोटल वेज इस तरह से आएंगे, कितने आएंगे? 52 वेज बनेंगे। सोचो, दोबारा बता देता हूँ,